नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज। एशियाविल में आपका स्वागत है। मार्च के महीने और अप्रैल और मई में भी लगभग शुरुआती कुछ दिनों में आपने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का कवरेज एशियाविल पे देखा और इस तरह के कवरेज तमाम न्यूज चैनलों पे आ रहे थे। इसी दौर में देश में एक और चुनाव हो रहा था और शायद सबसे बड़े लेवल पे जो चुनाव होता है उसको पंचायती राज का चुनाव कहते हैं। और उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव हुआ, ब्लॉक जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स होते हैं उसका चुनाव हुआ, और जिला एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चुनाव होते हैं, लोकल बॉडीज चुनाव जो होते हैं, बेसिकली उन तीनों लेवल्स पे चुनाव कराए गए। अब इन चुनावों की चर्चा हम मई के महीने में क्यों कर रहे हैं, जब 2 मई को इसका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है? इसकी वजह यह है कि उत्तर प्रदेश में जो टीचर्स एसोसिएशन है वो अब ये दावा कर रहे हैं, और उन्होंने पहले भी कंसर्न्स जताए थे कि कोरोना के उस वक्त में जब ये वैश्विक महामारी भारत में एक विकराल रूप ले चुकी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और अस्पताल की कमी से पेशेंट्स की जान पे खतरा बना हुआ था, उस वक्त ये चुनाव हुआ। और अब ये दावा है कि लगभग 1600 से ज्यादा शिक्षकों की मौत उस दौरान हुई है जब यूपी में पंचायत चुनाव कराए गए। हमारे साथ जुड़ रहे हैं यूपी टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दिनेश चंद्र शर्मा जी। नमस्कार दिनेश जी। मैं बिना वक्त गवाए आपसे समझना चाहता हूं कि ये जो एक तो लिस्ट आप लोगों ने तैयार की है, उसमें कितने शिक्षकों की मौत की शंका है आप लोगों को कोविड-19 की वजह से, और इसका कनेक्शन जो आप जोड़ रहे हैं पंचायत चुनावों से, वो किस आधार पे जोड़ रहे हैं? देखिए, अप्रैल के फर्स्ट वीक में उत्तर प्रदेश में जो पंचायत निर्वाचन होने थे उनका प्रोसीजर शुरू हुआ। तभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में लखनऊ जैसे कई जनपदों में कोविड जो पैंडेमिक है उसके केस आने शुरू हुए। जो फर्स्ट 4 फेज में इलेक्शन था पंचायत का, तो इलेक्शन से पहले जो एम्प्लॉय उसमें लगते हैं चुनाव कराने के लिए, उनका ट्रेनिंग होता है कि भाई किस प्रकार से चुनाव कराया जाना है। तो जब वो ट्रेनिंग शुरू हुई 5-6 अप्रैल के बाद, 10-11 अप्रैल के आसपास, तब मेरे पास मेरी जो एसोसिएशन है उसके जो पदाधिकारी हैं उनके फोन आने शुरू हुए कि देखिए जिस प्रकार से ट्रेनिंग दी जा रही है कि एक बड़े मंच पर 20 बाई 50 स्क्वायर फीट का एक मंच होता है, वहां पर जिले के डीएम या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो बैठता है अकेला, और लगभग उतनी ही जगह में सामने की ओर जो है 1000-2000 टीचर और एम्प्लॉय बिठा ले जाते हैं। इससे तो कोविड बहुत फैलेगा और इसमें तो जान भी जा सकती है, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति है। तो मैंने 12 अप्रैल को राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिख करके सारी हालात से अवगत कराया कि ये कहा जाता है कि मास गैदरिंग से कोविड स्प्रेड होता है, और जो ट्रेनिंग हो रही है उसमें मास गैदरिंग हो रही है, इससे बहुत जानें जा सकती हैं, जनहानि हो सकती है। तो या तो वर्तमान जो समय है ये अनुकूल नहीं है, तो या तो इसको पोस्टपोन किया जाए या पूरी तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए जो एम्प्लॉय या टीचर उसमें जा रहे हैं उनके लिए। जी। 12 अप्रैल के बाद जो लेटर मैंने लिखा उसका कोई रिप्लाई या कहना जी है उसको कंसीडर ही नहीं किया। इस बीच चुनाव में आयोग ने। हाँ, 8-10 दिन में मेरे पास में जी। फिर से सूचना आनी शुरू हुई कि डेथ होना शुरू हो गया है। लगभग 100-200 डेथ की सूचना मेरे पास जब आई, तब मैंने 22 अप्रैल को गवर्नमेंट ऑफ यूपी को एक फिर लेटर लिखा और उनसे कहा कि ये स्थिति है। इसके संबंध में हमने 12 तारीख को पत्र लिखा था, उस पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया है और अब तक सैकड़ों टीचर्स की जान चली गई है। इस चुनाव को रोका जाए। उसके बाद भी उस पर जब कोई संज्ञान नहीं आया, तब मेरे पास लगातार डेथ होने की सूचना आती रही जिलों से, और 28 अप्रैल को मैंने इनको बताया लेटर लिख करके कि 577 डेथ्स हो चुकी हैं, और अभी भी आप चुनाव तो चूंकि 29 को लास्ट फेज था और जी। 28 जी। में लेटर लिखा, तो जो पोलिंग पार्टी थी वो डिपार्चर कर चुकी थी चुनाव कराने जी। के लिए। जी। तो हमने कहा आपने चुनाव करा लिया, लेकिन अभी 2 मई को काउंटिंग होनी है, काउंटिंग में फिर गैदरिंग होगी, लाखों प्रत्याशी आएगा, उनके समर्थक आएंगे, तो आप काउंटिंग रोक दें। हम्म। तो जब वो लेटर लिखा उसके बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो अगले दिन नेक्स्ट डे 29 तारीख को मैंने 706 टीचर का जी। जो डेटा मेरे पास इकट्ठा हो गया उसकी लिस्ट बना करके मैंने जी। गवर्नमेंट को फिर से भेजा, गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन दोनों।
कि स्थिति यह है, इलेक्शन रोक दीजिए। मैंने ही नहीं भेजा, जो और कर्मचारी संगठन थे उन लोगों ने भी फिर भेजा उसको, लेकिन कोई संज्ञान नहीं आया। तभी मेरी जानकारी में आया 30 तारीख को कि कल 1 तारीख को माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर सुनवाई करेंगे कि काउंटिंग हो अथवा ना हो। हमने अपने जी। वकील के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी अपना पक्ष रखा, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को एश्योर किया कि हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी होगी, कोविड प्रूफ व्यवस्था होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन आई उससे एग्री हुए, उनको अलाउ कर दिया कि आप काउंटिंग करा सकते हैं। जी जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग के लिए अलाउ करा दिया, हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रख चुके थे, तो हमारा लीगली और मोरली दायित्व था कि हम अपना बायकाट वापस लें। तो हमने बायकाट वापस लिया। शाम को चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी, उनके साथ भी वार्ता हुई, वर्चुअल बैठक हुई, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, हम अच्छी व्यवस्था देंगे। लेकिन नेक्स्ट डे जब काउंटिंग हुई तो सारा जिला प्रशासन फेल हो चुके थे। आपके मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के जी, वो माध्यम से विजुअल्स हमने देखा है किस तरह से यूपी में काउंटिंग में क्या वो हालात वाले थे। मजिस्ट्रेट श्री राम मूरत प्रसाद, आपका मोबाइल स्विच ऑफ पर लग नहीं रहा है, आपके कर्मचारी यहाँ काउंटर पर इंतजार कर रहे हैं। उसमें मित्र ये हुआ कि वो पूरा निर्वाचन आयोग जो चुनाव कराना चाहते थे वो सब चुनाव उन्होंने अपना संपन्न करा लिया। लेकिन हमारे साथ दुर्भाग्य ये था कि दिन ब दिन 50-50 डेथ एक दिन में होने की सूचना आई धड़ाधड़। और 16 तारीख आते आते मेरे पास जो मैंने 29 अप्रैल को 706 की सूची थी, वो 1621 की हो गई। 1621 की हो गई। 1600 से ज्यादा शिक्षकों के, टीचर्स की मौत हो गई है। आप कह रहे हैं कि इसका कहीं ना कहीं जो लिंक है वो पंचायत चुनाव ही है, पंचायत चुनाव की ड्यूटी ही है। अब हमने इनसे ये कहा कि भाई हमारा मानना ये है कि आपने मास गैदरिंग की, हमारा टीचर ट्रेनिंग में गया तब वो भीड़ में रहा, उसके बाद आपने इलेक्शन में बुलाया उसको तब भी रहा, फिर वो काउंटिंग में भी गया, 4-4 बार भीड़ में हमारा टीचर गुजरा। और मेरी भी 29 साल की सर्विस हो गई, मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं, इतनी बड़ी संख्या में कभी मैंने डेथ नहीं देखी है। और हम इसको ये भी नहीं कह सकते हैं कि सामान्य मौत है। सामान्य मौत इसलिए नहीं है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है जी। और जो टीचर मैंने डेटा दिया है, ये डेटा 3-3.5 लाख टीचर के बीच का है, यानी ये डेथ जो रेट है 0.5%। तो अगर ये इलेक्शन से नहीं हुआ, इसका इम्पैक्ट इलेक्शन नहीं है, तो और सामान्य मौतें हैं, तो उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन के हिसाब से फिर सामान्य मौत 12.5 लाख होनी चाहिए। जी। लेकिन गवर्नमेंट बता रही है 8-10 हजार मौत हुई है उत्तर प्रदेश में। तो हमने, हमारे पास ब्लॉक लेवल पर हमारा संगठन की इस फिगर्स के हिसाब से आप कह रहे हैं, है ना, कि डेथ रेट जो आपका है उस डेथ रेट के हिसाब से जी यूपी में लगभग कितना, आप 12 या 16 लाख कह रहे हैं? भाई मेरा 3.5 लाख टीचर के बीच से 1621 टीचर की डेथ हुई, और तो वो लगभग 0.5% है। जी, तो यूपी की पॉपुलेशन का तो 0.5% बहुत बैठता है ना। जी जी जी। हाँ, तो ये टीचर और एम्प्लॉय ही क्यों इस पे हिट हुए कोरोना में। और फिर एक तरफ आप जो है सामान्य आम जनता के लिए आप कह रहे हैं आप घरों में रहिए, और टीचर को आप भेज रहे हैं कि आप गैदरिंग में जाइए। आप जो जी। अगले सवाल पे मैं दिनेश जी जाऊं, उससे पहले मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी आपको लगता है कोताही हुई कि एक तो आप कह ही रहे हैं कि जो क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया, वो हमने देखा भी, काउंटिंग के दिन देखा, तो क्या वो वोटिंग के दिन भी वो प्रॉब्लम रही? दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स, और तीसरा जो जरूरी सामान थे, चाहे वो मास्क हो, ग्लव्स हो, सैनिटाइजर हो, इन चीजों की क्या कुछ नहीं दिया। एक बात समझ लीजिए आप, इसमें चूक ये है कि हमारे जो फर्स्ट वेव आई थी कोरोना की, उसमें इतनी डेथ नहीं हुई। तो इसमें सरकार और चुनाव आयोग ये मतलब आकलन करने में फेल हुआ
कि इतने बड़े पैमाने पर डेथ हो सकती है, इतनी जी। बड़ी संख्या में डेथ हो सकती है। ये आकलन सिस्टम जो उत्तर प्रदेश का है वो ये आकलन नहीं कर पाया कि इतनी डेथ भी हो सकती है, पहला। दूसरी बात यह है कि अगर हमारा संगठन रूट लेवल पर नहीं होता और हमें पूरी जानकारी, हमारी क्षमता नहीं होती, हमारी टीम नहीं होती कि हमको एक-एक टीचर की काउंटिंग हमारे पास आ सके, तो ये डेथ्स जो हैं सारे गुमनाम के उसमें चली जाती। जनरल काम, कितने लोग मरते हैं, कितने चले जाते हैं, कोई काउंटेबल कहीं नहीं होता है। ये भी उसी में चला जाता है। लेकिन जी। हमारा संगठन चूंकि ग्रास रूट पर है, वो सब इंफॉर्मेशन देता है, लेता है, और एक भी टीचर जो है वो कहीं इफेक्टेड होता है तो वो सूचना देता है। हमारे जी। पास आके इसलिए हमने सरकार को भेजा। जी, इनफैक्ट इन्हीं नंबर्स पे मैं बात करने भी वाला था। आप कह रहे हैं क्योंकि आपका ग्राउंड लेवल पे पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, एक रोबस्ट सिस्टम है, मैकेनिज्म है जिसके तहत आपको नंबर्स लगातार फीडबैक के थ्रू मिल रहे थे। दूसरी तरफ जो शिक्षा मंत्री हैं आपके प्राइमरी एजुकेशन के, सतीश चंद्र द्विवेदी जी, उनका दावा है कि सिर्फ 3 शिक्षकों की मौत हुई है पंचायत पोल की ड्यूटी की वजह से। तो पहला तो मैं आपका काउंटर जानना चाहूंगा ये जो सरकारी दावा है उसको लेके, और दूसरा उन्होंने ये भी एक तरह से आप लोगों पे आरोप ही मर दिया है ये कह के कि अपोजिशन पार्टीज और जो कुछ एसोसिएशंस हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं 1600 मौतों को लेकर। व्यक्ति के विषय में 2 चीजें हैं, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। या तो वो जिंदा है या उसकी डेथ हो गई, बीच का तो कुछ है ही नहीं। जी। हमने कहा, हमने जो इंफॉर्मेशन दी है वो विभाग के अधिकारियों की लायबिलिटी थी कि वो भेज दे, रेस्पॉन्सिबिलिटी थी ऊपर भेज, उन्होंने नहीं भेजा, तब हमने जी। जो दी है उसमें जो टीचर था उसका नाम क्या था, उसका डेजिग्नेशन क्या था, किस स्कूल में था, किस ब्लॉक में था, किस जिले में था, उसकी डेथ किस डेट को हुई, उसके परिवार में आश्रित कौन है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हमने सब जारी किया। तो अगर इस बात जो उन्होंने कहा उसको वो भी गलत तरीके से कह गए, लोग समझने वाले जो उन्होंने कहा उसी को समझने वाले, कभी उनके कहने का मतलब जो है तरीका गलत है। 1621 में अगर 3 मरे तो 1618 बचे। तो यानी उनका मंत्री जी का कहना क्या 1618 जीवित हैं? अगर जीवित है तो 18 के साथ ही अमित भारद्वाज जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें। ओके। नहीं, इनफैक्ट सरकार शायद ये दावा करना चाह रही है कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है और बाकी डेथ्स की जो लिस्ट है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा बयान में कुछ है नहीं जो मीडिया में आया है, तो ये कयास यही लगाया जा सकता है कि इट्स नॉट रिलेटेड टू द पंचायत पोल से जुड़ा हुआ नहीं मामला है। वो कहना कुछ और चाहते थे, लेकिन उनके स्टाफ ने या अधीनस्थों जैसा भी उनको लिख करके दिया वो गलत लिख करके दिया। एक्चुअल में उन्होंने क्राइटेरिया इलेक्शन के दौरान मौत उन्होंने वो माना जो ऑन द स्पॉट डेथ हुई। ओके ओके। अगर ट्रेनिंग करते समय, पोलिंग कराते समय, काउंटिंग करते समय वहीं ऑन द स्पॉट जो डेथ हो गई उसको उन्होंने उससे रिलेटेड माना। हमारा यहाँ कहना दूसरा है कि ये पहली बार अपने आप में कोविड-19 महामारी आई है। हमारा कहना यह है कि आपने मास गैदरिंग की, हमारे टीचर्स को आपने वहां पर बुलाया, उनको वहां से इन्फेक्शन लगा, इन्फेक्शन मिलने के बाद 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद उनकी डेथ हुई, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कोई है तो पंचायत चुनाव है। ओके जी। एक सवाल और है, इनफैक्ट मैं इसी सवाल के साथ अपनी बातचीत को भी खत्म करूंगा उम्मीद है। ये कि सरकार एक तरफ, मैंने पढ़ा खबरों में जो अभी तक बात निकल के आई है कि गवर्नमेंट जॉब, जो लोग जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके लिए एक कॉम्पनसेटरी गवर्नमेंट जॉब और 30 लाख रुपए का वादा कर रही है। तो पहले तो क्योंकि आंकड़े ही आपके आंकड़े और सरकार के आंकड़ों में फर्क है, तो पहला बहुत बड़ा गैप तो यहीं पे है जो ब्रिज करने की जरूरत है, और वो इतना बड़ा है कि एक तरफ उनका आंकड़ा 3 का है, आपका आंकड़ा 1600 से ज्यादा शिक्षकों की मौत का है। तो एक आप लोगों का डिमांड क्या है बाय एंड लार्ज इस वक्त, और इसका आप जवाब दें। उससे पहले मैं एक बाइफरकेशन भी समझना चाह रहा था कि जो 1600 टीचर्स के डेथ का जो नंबर है और जो लिस्ट आपने जारी किया है उसमें कितने परमानेंट एम्प्लॉइज हैं और कितने कॉन्ट्रैक्चुअल हैं, क्योंकि शायद कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के पास वो सेफ्टी नेट नहीं होगा जो परमानेंट वालों के पास था या है। देखिए, यही मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग इसमें से 200 टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, ओके। इसमें जो पैरा टीचर होते हैं, शिक्षा में अनुदेशक,
तो मैं यही बात आप कहना चाह रहा हूँ कि ये जो सरकार कह रही है, जो पैरा टीचर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, उनके पास सिवाय मुआवजे के कुछ भी नहीं है। जिस 30 लाख की बात, उनको ना सर्विस मिलेगी, ना उनको पेंशन सरकार देगी, कुछ नहीं देगी। इसमें उनके पास केवल मुआवजा है। जिस कोरोना में सरकार ने आम पब्लिक को घर के अंदर कैद रखा, कैद रखने के लिए कानून बनाया, उल्लंघन करने पर उस पर मुकदमा लिखवाया, जी, ठीक उसके विपरीत एम्प्लॉय को बाहर निकालने के लिए आदेश किया और सरकार का आदेश सिर पर लेकर के गया और सरकार के आदेश पालन करने में वो शहीद हो गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले हो चाहे, उसके लिए 30 लाख रुपए मुआवजे का क्या मतलब? जी, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन में सरकार को कहा कि इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने पर विचार किया जाए, तो पहला तो यह है कि चाहे रेगुलर बेसिस हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, सबके लिए 1 करोड़ रुपए का सेम स्लैब हो। जी, मिलना। जी, दूसरा यह है कि बाकी जो ड्यूज हैं वो सेवा नियमावली में है, उसमें सरकार या कोई नया एहसान नहीं करेगी, लेकिन उसमें हम अमेंडमेंट चाहेंगे। जैसे टीचर है, टीचर को उसका डेथ होने पर उसके एक आश्रित को नौकरी मिलेगी, लेकिन कल मंत्री जी अपने पड़ोसी जिले में एक नियुक्ति पत्र दे करके आए हैं, एक टीचर की पत्नी को 4th क्लास बनाया। हमारा कहना यह है कि अभी तक नियम यह है कि अगर किसी की डेथ होती है तो 5 साल के अंदर उसका क्लेम खत्म हो जाता है, यानी 5 साल के अंदर या तो उसका कोई बच्चा क्वालिफाइड हो जाए, वरना उसका क्लेम खत्म हो जाता है। लैप्स अब कर मुझे आप ये जाएगा। बताइए कि बरेली में एक महिला 7 महीने की गर्भवती थी, उसकी ड्यूटी लगी इलेक्शन में, ट्रेनिंग गई, वहां जाने के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ, हॉस्पिटलाइज हो गई और डॉक्टर ने जब कहा उसके हस्बैंड से कि ये तो बचेंगी नहीं, अगर आप चाहें तो हम सर्जरी करके बच्चे को बचा सकते हैं। प्री मैच्योर डिलीवरी कराई गई और डिलीवरी कराने के बाद बेटा उसको हुआ, वो बेटा रह गया, उसका पति रह गया, वो शहीद हो गई। ऐसे केसेज हैं। हमारा कहना यह है कि जो सेवा शर्तें हैं उनमें भी इन केसेज में कुछ सुधार की आवश्यकता है। जैसे उसका दावा, पहली बात तो ये 5 साल का नहीं होना चाहिए, उसका दावा कम से कम 20 साल के लिए छोड़ा जाए। किसी का बच्चा 5 साल का है, सिद्धार्थ नगर में तमाम टीचर ऐसे हैं जिनकी छोटी छोटी बच्चियां रह गई, 5-25 साल की रह गई, 15 साल का, 20 साल का, उनको एक उनका बढ़ाया जाए, क्राइटेरिया बढ़ाया जाए, इतने दिन भी अगर वो एलिजिबल होता है मिले। दूसरा ये है कि टीचर अगर है तो टीचर को बनने को यूपी में ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए उसको, एजुकेशनल, और ट्रेनिंग चाहिए उसको, बीटीसी, डीएलएड या बीएड की। उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। हमारा इसमें कहना यह है कि जो इन टीचर की जिनकी डेथ हो गई, उनका कोई आश्रित अगर ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट रखिए आप, उसको ट्रेनिंग भी रखिए बीटीसी और डीएलएड की, लेकिन कम से कम टीईटी से तो छूट दीजिए भाई। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट अगर उसको क्वालिफाई करने को बिठा लेंगे तो आप उसको रिलैक्सेशन क्या देंगे, उस पर अनुकंपा क्या होगी? है ये एक उनको जो है उसमें छूट उनको देना चाहिए। ये कंपनसेटरी नेचर का नहीं होगा। अगर टीईटी में भी वो बैठेंगे तो कंपनसेटरी नेचर का बिल्कुल नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के जो मैं समझ रहा हूँ, एक तो आंकड़ों का बहुत बड़ा यहाँ पे मिसमैच है आपके क्लेम और सरकार के क्लेम के बीच में, और दूसरा जो लिस्ट ऑफ डिमांड है वो 1 करोड़ रुपए की है, वो भी जो सुझाव है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसके आधार पे आप लोग मांग कर रहे हैं। और दूसरा कि रिलैक्सेशन चाह रहे हैं, जो अनुकंपा, जो जॉब मिलनी है इन परिवारों को। देखिए पेंशन का इन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 के बाद जो पहले पेंशन मिलती थी हम लोगों को, वो खत्म कर दी। न्यू पेंशन स्कीम जो आई है उसमें क्या है, एम्प्लॉय का 10% कटता है, उतना ही गवर्नमेंट, मतलब आप 14% शेयर कर दिया, पहले वो 10 था। लेकिन फैमिली पेंशन के लिए कंडीशन क्या है उसमें कि जो भी आपका जमा है वो गवर्नमेंट को सरेंडर करना होगा, गवर्नमेंट को देना होगा, तब आपको फैमिली पेंशन मिलेगी। हमारा कहना यह है कि भाई वो अंशदान उसको आप मिलाए, तुरंत उसके परिवार को दीजिए, उसके परिवार को फैमिली पेंशन भी दीजिए। अगर सारी चीजें एक सामान्य मौत की तरह इनको ट्रीट किया जाएगा तो फिर कहना चाहिए एक सरकार का काम जो होता है संरक्षण करने का होता है। सरकार एक दाता है, एक रक्षा करने वाली होती है। व्यक्ति को जब कहीं से कोई परेशानी होती है तो वो भगवान की तरह सरकार को याद करता है।
तो ये मानवता वाला दृष्टिकोण सरकार का होना चाहिए जी, मंत्री क्योंकि जी को सिचुएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो स्टेप्स भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या थोड़ा रिलैक्सेशन का एम्बिट बढ़ाए relaxation, ताकि सेफ्टी नेट ज्यादा बड़ा हो। जी जी। जी जी मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा, बातचीत हमारी लगभग कवर हो गई है। ये जो मौत है, 1600 मौत, मेरे ख्याल से ये आंकड़े कम नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा है, और खास करके एक इलेक्शनरिंग प्रोसेस की वजह से आप लोग कह रहे हैं कि ट्रिगर हुआ है। तो क्या इसके लिए किसी सिस्टम को, किसी व्यवस्था को आप जिम्मेदार मानते हैं? किसको जिम्मेदार मानते हैं इन मौतों के लिए? नहीं, पहला तो ये है कि ये अभी तो आप आंकड़ा समझिए, ये 1600 तो बेसिक एजुकेशन का है। बेसिक एजुकेशन मतलब समझ रहे हैं आप, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी। जी जी जी। कल सेकेंडरी एजुकेशन वाले जो एसोसिएशन है उसने डिक्लेयर किया है कि 425 डेथ उनके यहाँ पर हुई है। आज मेरी जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है उनसे बात हो रही थी, उनका कहना यह है कि अबव 500 डेथ उनके यहाँ पर हुई है। जी। ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, ये जो नंबर मैंने दिया, ये बेसिक एजुकेशन का है। अभी सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वहां भी हजारों डेथ हुई है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तो हर वो संस्था जो इस चुनाव को रोक सकती थी और उसने नहीं रोका, वो इसमें सब दोषी है। ओके, ये बॉटम लाइन इस कॉन्वर्सेशन का है कि जो भी संस्थाएं इन चुनावों को होने से रोक सकती है थी, उन्होंने नहीं रोका, उनको आप जिम्मेदार मानते हैं। दिनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए। और ये जो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पिक्चर है डेथ्स का लेके, वो भी चुनावों की ड्यूटी की वजह से, जो आप लोगों का दावा है, उस विषय पे खुल के हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।